आज का बाजार में। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं ईटी नाउ स्वदेश। और इस शो में हम आपको बताएंगे आज दिन भर किस तरह का कारोबार रहा बाजार में। मार्केट में आज वीकली एक्सपायरी थी और उसके हमने देखा कि आज कमजोरी के साथ कारोबार होता हुआ नजर आया। बैंक निफ्टी 225 अंक नीचे बंद हुआ। सेंसेक्स में करीब 770 अंकों की वीकनेस थी और निफ्टी भी 216 अंकों के ऊपर 216 अंक नीचे बंद हुआ। लेकिन जो अहम सपोर्ट लेवल जिसकी बात की जा रही थी आज बाजार में 17,500 17,400 वो लेवल्स आज नहीं टूटे। और स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भी अगर हम देखेंगे तो एडवांस डिक्लाइन रेशियो अगर देखेंगे तो जो तेजी वाले शेयर्स थे उनका पड़ला आज ज्यादा था, आज भारी था बिकवाली वाले शेयर्स पे। तो और आज हमने देखा कि टॉप गेनर्स जो थे उसमें टाटा कंज्यूमर, बजाज फिनसर्व, एशियन पेंट्स, आई शेयर यहाँ पर अच्छी तेजी थी। वहीं मेटल शेयरों ने और कुछ चुनिंदा ऑयल एंड गैस शेयरों ने आज बाजार में दबाव बनाने का काम किया। और किस तरह की एक्सपायरी थी आज और कहां पर तेजी और कहां पर मंदी देखने को मिली, सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन कैसा था, ये सब समझने के लिए चलते हैं सीधे प्रियंका के पास। प्रियंका बताइए। देखिए आज बाजार में आपको क्लियरली बहुत पहले एक तो सबसे पहले स्टार्टिंग से ही जब आपको गैप डाउन देखने को मिला तो बाजार लगभग 450 ऑड पॉइंट्स के आसपास एडजस्टेड एसएक्स निफ्टी आपको नीचे दिखा रहा था, लेकिन वो एक स्मार्ट रिकवरी में सब रिकवर हुआ, एब्जॉर्ब हुआ। लगभग इनिशियल 1-1.5 घंटे में ही आपने बैंक निफ्टी को देखा, वो लगभग 700-750 पॉइंट्स की एब्जॉर्प्शन हुई वहाँ जो नीचे की तरफ जो बाजार खुले थे। निफ्टी में भी लगभग 250 पॉइंट्स रिकवर हुए। रिकवरी मोड बहुत शार्प और फास्ट था मॉर्निंग फर्स्ट 1-1.5 आवर में, लेकिन उसके बाद वो कवर जो पॉइंट्स थे वो इरोड भी हुए, यानी जो गेन्स हुए थे वो इरोड भी हुए। दोनों तरह के मौके मिले, शॉर्ट साइड के ट्रेडर्स को भी और बुल ट्रेडर्स को भी, बुलिश ट्रेडर्स को भी। तो बियर्स एंड बुल के बीच में एक अच्छी खासी टसल आपको दिखाई दी। लेकिन सेक्टर्स जो निकल कर आ जाए जिन बाजार में जो क्लियरली लीड कर रहे थे रिकवरी को, बैंक्स, ऑटो, टू सम एक्सटेंट सीमेंट और कई सारे रियल एस्टेट पैक, ये सारे कुछ सेक्टर्स थे जिनमें अच्छी तेजी देखने को मिली, जिनमें अच्छी परफॉर्मेंस थी। और जो वीकर सेक्टर थे आपको जो मोर लाइक आईटी हुआ, यहाँ पर मेटल हुआ, ये थोड़े से लगाड्स देखने को मिले। तो फ्रंट फुट पे आकर ये सारे सेक्टर्स से जिन्होंने बाजार को संभाला, रिकवरी मोड दी। निफ्टी के अगर आप पहले 5 काउंटर्स की बात करें जो गेनर्स थे उसमें बजाज फिनसर्व, टाटा कंज्यूमर, एशियन पेंट्स, भारती एयरटेल, ग्रासिम जैसे स्टॉक्स थे। सो सीमेंट का प्ले आपको क्लियरली दिखाई दिया, ऑटो स्टॉक्स आपको क्लियरली दिखाई दिया, ऑटो सेल्स नंबर्स जो एक बड़ा ट्रिगर था। उसके अलावा आपको ब्रेंट क्रूड की सॉफ्टनेस के चलते पेंट स्टॉक्स एक्शन में दिखाई दिए। और इसी तरह की कुछ आपको विपरीत अगर उन स्टॉक्स में ब्रेंट की बढ़ने के चलते ऑयल प्रोड्यूसर, ऑयल रिफाइनर्स, वहां पर डेंट देखने को मिला। मेटल कमजोर था, आईटी कमजोर था और साथ ही किसी तरह से भी कुछ सिर्फ सिलेक्टिव एफएमसीजी चले, नहीं तो अदरवाइज एफएमसीजी और डिफेंसिव स्टॉक्स भी आज थोड़े से बैक फुट पे आपको दिखाई दिए, जैसे कि फार्मा और एफएमसीजी। एफएनओ स्पेस में आज कैसी पोजीशनिंग थी? रियल एस्टेट स्पेस से आपको क्लियरली यहाँ पर गेनर्स देखने को मिले। जीएमआर इंफ्रा टॉप काउंटर था जो जिसने गेन किया। ऑटो नंबर्स पे कमर्शियल व्हीकल का ट्रिगर अशोक लेलैंड, वहां तेजी देखने को मिली। केमिकल एंड फर्टिलाइजर स्पेस में आपको एसआरएफ जैसे काउंटर्स में लगभग 5% की मूव देखने को मिली। यहाँ पर मैनेजमेंट की कमेंट्री आई थी, कॉन कॉल में उन्होंने कैपेक्स की बात की, जिसके बाद से स्टॉक में अप मूव है। कुछ स्टॉक्स आपके इंडियन होटल जहाँ एमएसआई के फ्लोज भी बढ़े हैं, वो एक ट्रिगर दिखा। कैपिटल गुड स्पेस लाइक कमिंस सीमेंट्स, यहाँ पर आपको मूवमेंट दिखी। बजाज फिनसर्व स्ट्रॉन्ग आज रहा और साथ ही गुजरात गैस जैसे काउंटर्स देखने को मिले जिनमें कि ओवरसोल्ड जोन से निकलकर रिकवरी मोड पे ये स्टॉक्स प्ले आउट होते हुए क्लियरली दिखाई दिए। सो मैक्सिमम शॉर्ट कवरिंग आपको बैंकिंग स्टॉक्स में देखने को मिली, मैक्सिमम एडवांसेस आपको ऑटो स्पेस से देखने को मिले और मैक्सिमम डिक्लाइंस आपको टेक्नोलॉजी स्पेस से देखने को मिले। बिल्कुल। और तो टेक्नोलॉजी में जो बिकवाली थी वो हावी रही है और पिछले काफ़ी समय से हम देख रहे हैं आईटी शेयरों में पिटाई भी हुई, लेकिन ऑटो और बैंकों ने कहीं ना कहीं बाजार को संभालने का काम किया। बहुत बहुत शुक्रिया प्रियंका ये सारी जानकारी देने के लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, कुछ मार्केट एक्सपर्ट्स के व्यू भी आपको सुनवा देते हैं। और दलाल एंड ब्रोचा पोर्टफोलियो मैनेजर्स के डायरेक्टर एंड फंड मैनेजर मिलिंद ने हमसे खास बातचीत में कहा कि अगले 5 साल में अच्छी कंपनियों में 20% ग्रोथ की संभावना है। उनके मुताबिक चुनिंदा छोटी और मझौली कंपनियों में निवेश के मौके तलाशी। अगर स्टॉक मार्केट पे को देखना है तो इट इज ऑलवेज बेटर कि आप हिस्ट्री ठीक से पढ़ ले, क्योंकि हिस्ट्री ऑलवेज रिपीट्स और दैट इज ट्रू इन स्टॉक मार्केट ऑल्सो। दूसरा प्रॉब्लम क्या है, ह्यूमन ब्रेन इज वायर्ड फॉर द शॉर्ट टर्म। तो हम लोग 10 साल 15 साल पहले जो स्थिति थी वो भूल जाते हैं। तो 2001-2 में हमने देखा है कि
इकोनॉमी बहुत बैड फेज से जा रही थी और बाद में आरबीआई ने भी इंटरेस्ट रेट बढ़ाना शुरू कर दिया। तो रेट के बढ़ते तहत सब लोगों को ऐसा लगा कि मार्केट और नीचे जाएगा, लेकिन हुआ बिल्कुल उसके विपरीत। 2003 से 2008 अगर देखा जाए तो मार्केट करीब करीब 6.5 टाइम्स बढ़ गया था, 6 या 6.5 टाइम्स बढ़ गया था। वही समय में यूरोप और अमेरिका की मार्केट्स इतनी नहीं बढ़ी थी। ऑफ कोर्स उसका रीजन एक डेफिनेटली था कि जीडीपी ग्रोथ उस समय नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ 12 से 13%। तो अभी भी मुझे वही माहौल क्रिएट होता हुआ दिख रहा है और अगले 4-5 साल अगर हम लोग 12 से 13% अगर ग्रो होते हैं जीडीपी में, तो ऑल गुड कंपनीज इन दिस एनवायरनमेंट ऑट टू ग्रो एट अबाउट 20% और दैट इज व्हाट विल ड्राइव द मार्केट। ये मेरा मानना है। स्मॉल कैप या मिड कैप देखते हैं तो एक हम हमेशा ध्यान रखते हैं कि ये कंपनी है कितनी बड़ी हो सकती है। अगले 10 साल में अगर अभी 200 करोड़ का टर्नओवर है तो अगले 10 साल में ये 1000 करोड़ के टर्नओवर से ज्यादा टर्नओवर कर सकती है। तो एक ऐसा फोकस रहना चाहिए कि हमने आज जो कंपनी खरीदी है उसका जो डिविडेंड पे आउट है तो वो अगले 10 से 15 साल में उसका डिविडेंड पे आउट आज के हमारे इन्वेस्टमेंट कॉस्ट के बराबर हो। वैसा अगर होता है तो आप अच्छे स्टॉक में इन्वेस्ट कर चुके हैं, लेकिन उसके लिए क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट, क्वालिटी ऑफ अर्निंग, डेट, ये सब देखना बहुत जरूरी है, भले वो छोटी कंपनी हो या बड़ी कंपनी हो। छोटे कंपनी में आई एग्री दैट ग्रोथ अपॉर्चुनिटी मैसिव रहती है। लाइक अगर वापस 2003 से 2008 देखता हूँ तो उस समय थर्मैक्स का टर्नओवर था 300 करोड़ 2001-2 में। तो लेकिन 2003 से 2008 या 2002 से 2008 300 करोड़ का टर्नओवर थर्मैक्स का 3000 करोड़। तो जब अपॉर्चुनिटी आती है तो अच्छी कंपनियां उसका पूरा लाभ उठा लेती हैं। तो आपको ये देखना बहुत जरूरी है कि मैनेजमेंट कैपेबिलिटी है क्या, क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट कैसी है एंड क्वालिटी ऑफ अकाउंट्स कैसी है। बिल्कुल, तो ये थे मिलिंद करमरकर मार्केट पर अपनी राय देते हुए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और भी खबरों पर फोकस करते हैं। और आज फोकस में था जी एंटरटेनमेंट का स्टॉक। वहां पर हमने देखा कि 5% तक की वीकनेस स्टॉक में देखने को मिली। जी सोनी मर्जर को लेकर सीसीआई की टिप्पणी के बाद हमने जी एंटरटेनमेंट पे दबाव देखा। सीसीआई ने क्या कहा और उस पर एनालिस्ट का क्या व्यू बन रहा है, ये पूरी रिसर्च लेकर आशीषा हमारे साथ जुड़ चुकी है। आशीषा बताइए। जी एंटरटेनमेंट के स्टॉक में आज बिकवाली देखने को मिल रही है और इसका कारण ये है कि जी और सोनी का जो मर्जर अनाउंस किया गया था दोनों ही कंपनियों से कुछ महीनों पहले, उसमें शायद थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। सीसीआई यानी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने स्क्रूटनी कमेंस की है इस पर्टिकुलर मर्जर में। उन्होंने कहा कि कंबाइंड एंटिटी जो रहेगी जी और सोनी को मिलाकर उनको अनपैरेलल्ड बार्गेनिंग पावर मिल सकता है। इस बार्गेनिंग पावर के कारण प्राइजेस में एक इंक्रीज देखने को मिलेगा और प्रॉफिटेबिलिटी भी दोनों ही कंपनी की जंप हो सकती है। इनफैक्ट उन्होंने ऐसा भी कहा कि कंबाइंड व्यूअरशिप दोनों ही कंपनियों को मिला के जो 4 जॉनर में दोनों ही कंपनियां काम करती है उसमें अराउंड 40% की व्यूअरशिप देखने को मिलेगी और उसी के चलते उन्होंने अभी के लिए ये स्क्रूटनी कमेंस की है। जी एंटरटेनमेंट ने भी अपना बयान दिया है इसी मैटर पर। उन्होंने कहा कि जी एंटरटेनमेंट अभी नेसेसरी स्टेप्स ले रहा है टू एंश्योर कि ये मर्जर प्रोसेस जल्दी कंप्लीट हो जाए। याद रखें कई एनालिस्ट की भी रिपोर्ट आई है इसी मर्जर प्रोसेस पर, जहां उन्होंने कहा कि इस मर्जर के कारण स्टॉक पर नियर टर्म ओवरहैंग हो सकता है और इसी सीसीआई स्क्रूटनी के कारण डीले भी हो सकता है इस प्रोसेस में। मर्जर अप्रूवल में थोड़ा सा डीले देखने को मिल सकता है। ओवरऑल मार्केट शेयर एनालिस्ट के हिसाब से 26% है। हालांकि सीसीआई का मानना है कि जो 4 जॉनर में दोनों ही कंपनियां काम करती है उसमें कंबाइंड मार्केट शेयर 40% के आसपास हो सकता है। स्लाइड चेंजेस कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया शायद अनाउंस कर सकती है इस पर्टिकुलर मर्जर को अप्रूवल देने के पहले, लेकिन इसी अप्रूवल और इसी स्क्रूटनी के कारण आज स्टॉक प्रेशर में है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आशीषा की सारी जानकारी देने के लिए। और आज हमने देखा कि 4 से 5% की गिरावट इस स्टॉक में देखने को मिली।
अब आगे बढ़ते हैं और एक और खबर की तरफ आपको ले चलते हैं। सरकार ने क्रूड और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर विंडफॉल में बढ़ोतरी की है। इस पर ज्यादा डिटेल्स के साथ प्रकाश प्रियदर्शी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रकाश, बताइए। देखिए, फोर्टनाइटली रिव्यू में सरकार ने विंडफॉल गेन टैक्स में बढ़ोतरी करने का फैसला किया है। सरकार की तरफ से जो अधिसूचना जारी की गई है उसके हिसाब से डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड क्रूड पर जो विंडफॉल गेन टैक्स है उसको 13,000 रुपये प्रति टन से बढ़ाकर 13,300 रुपये प्रति टन करने का फैसला किया गया है। जहां तक डीजल एक्सपोर्ट का सवाल है, इस पर जो एडिशनल ड्यूटीज़ हैं उसको 7 रुपये प्रति लीटर से बढ़ाकर 12 रुपये प्रति लीटर करने का फैसला किया गया है। साथ ही साथ जो एडिशनल एक्साइज है डीजल के ऊपर, इसको 1 रुपये से बढ़ाकर 1.5 रुपये कर दिया गया है। तो नेट इफेक्ट अगर आप देखें डीजल के ऊपर तो 13.5 रुपये प्रति लीटर की एडिशनल ड्यूटी लगी है अगर इसकी एक्सपोर्ट की जाती है। इसके पीछे की जो दलील दी जा रही है वो ये कि सरकार के लिए इस वक्त डीजल की कीमतें ज़्यादा चिंता का विषय नहीं है, ज़्यादा चिंता का विषय है इसकी पर्याप्त उपलब्धता, क्योंकि दुनिया भर में डीजल की डिमांड में काफ़ी तेज़ी देखने को मिली है। लिहाजा सरकार ये चाहती है कि डीजल एक्सपोर्ट को हतोत्साहित किया जाए और उसी को ध्यान में रखते हुए एहतियातन कदम उठाए गए हैं। पेट्रोलियम मंत्रालय का यह अनुमान है कि अक्टूबर-नवंबर के दौरान डीजल की डिमांड में और तेज़ी देखने को मिल सकती है। लिहाजा घरेलू बाजार में डीजल की पर्याप्त उपलब्धता बनी रहे, उसको ध्यान में रखते हुए सरकार ने यह फैसला किया है। जहां तक एटीएफ एक्सपोर्ट पर एडिशनल ड्यूटीज़ का सवाल है, इसमें इसको 2 रुपये प्रति लीटर से बढ़ाकर 9 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है। और इसके पीछे की जो दलील दी जा रही है ये कि कोविड के दौरान जो हवाई किराए पर कैप की स्थिति थी उसको अब हटा लिया गया है। साथ ही साथ फेस्टिव सीजन भी नज़दीक है, लिहाजा डोमेस्टिक एयरलाइंस को एटीएफ की उपलब्धता पर्याप्त मात्रा में बनी रहे और साथ ही साथ हवाई किराए पर भी नियंत्रण लगाने में भी मदद मिलेगी अगर पर्याप्त एटीएफ की स्थिति रहेगी। उसको ध्यान में रखते हुए एटीएफ पर जो एडिशनल ड्यूटीज़ है उसको बढ़ाने का फैसला किया गया है। जहां तक पेट्रोल का सवाल है, इस पर एडिशनल ड्यूटीज़ में कोई बदलाव नहीं है, ये अभी भी नील कैटेगरी में है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया प्रकाश, ये सारी जानकारी देने के लिए। तो फेस्टिव सीजन भी नज़दीक है और डीजल पर अतिरिक्त विंडफॉल टैक्स लगा दिया गया है ताकि उसकी डिमांड घरेलू बाजार में बनी रहे। और आज हमने रिलायंस में देखा कि 3% की कमजोरी आज स्टॉक में देखने को मिली। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और एक और स्टॉक की तरफ रुख करते हैं। और आज फोकस में था डिश टीवी भी। वहां पर भी हमने देखा कि करीब 20% के सर्किट पर स्टॉक कारोबार कर रहा था। 26 सितंबर को कंपनी की एजीएम होने वाली है, जिसमें कि मैनेजमेंट में कई सारे बदलाव होने की संभावना है। कंपनी ने रेगुलेटरी फाइलिंग में इसकी जानकारी भी दी और आज डिश टीवी में इसके चलते कुछ बड़ी तेजी भी देखने को मिल रही है। ज्यादा जानकारी के लिए चलते हैं शरद के पास। शरद, बताइए। जी हाँ, फोकस में रहने वाला है डिश टीवी। स्टॉक जो है स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स देखने मिले हैं और याद रखिएगा कि उनके जो स्टॉक प्राइसेस है सबसे ज़्यादा उठे हैं पिछले 3 साल में। अब न्यूज़ ये है कि चेयरमैन जवाहर गोयल 26 सितंबर को जो एजीएम होगी वहाँ पे वो अपनी इस्तीफ़ा देने वाले हैं और अगस्त 30 को एक बोर्ड मीटिंग हुई थी जहाँ पे उन्होंने अनविलिंगनेस कहा कि वो आगे कंटिन्यू करेंगे एज ए नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और चेयरमैन, और कंपनी की जो रेगुलेटरी फाइलिंग है उसमें ये बात पता चली है। इसके अलावा जो है फ़िलहाल कंपनी के वो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं और डिपार्टमेंट के जो आप कह सकते हैं डायरेक्टर भगवान दास नारंग ने भी जो है इस्तीफ़ा दे दिया है। अगर इसके बैकग्राउंड के बारे में बात करें तो एसएल ग्रुप लगभग 6% स्टेक होल्ड करती है, येस बैंक जो है 26%, और इन दोनों पार्टीज़ के बीच जो है आप कह सकते हैं बोर्ड सीट को लेके जो है विवाद हो रहा था और लगभग 1000 करोड़ का राइट्स इशू का भी जो है ओवरऑल जो है विवाद था। अब जो है 3 सितंबर को नोटिस आई थी 5 डायरेक्टर को और उसमें जो है जून ईजीएम में जो है अब कहा गया था कि शेयर धारक जो है ना उन्होंने रिजेक्ट किया था, शेयर होल्डर्स रिजेक्ट किए थे गोयल जी का अपॉइंटमेंट और गोयल जी के जो बात थी कि रीअपॉइंट हो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, उसको भी जो है खारिज कर दिया। इसके अलावा 2 अहम एग्जिट और हैं डायरेक्टर पद से, एक है अनिल कुमार दुआ और दूसरे हैं चक्रवर्ती वेंकटेश। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया शरद ये सारी जानकारी देने के लिए। आगे बढ़ते हैं और एक और खबर की तरफ आपको लेके चलते हैं। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने तेजस मार्क 2 फाइटर जेट बनाने की मंजूरी दे दी है। इस एक्सक्लूसिव खबर पर और डिटेल्स के लिए चलते हैं वापस से प्रकाश प्रियदर्शी के पास। प्रकाश, बताइए। देखिए, सरकार डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भर बनना चाहती है और इस तरफ कई अहम कदम उठाए गए हैं। जैसा कि आपको पता है कि सरकार
आत्मनिर्भर बनने की दिशा में वो तमाम प्रयास कर रही है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो मैन्युफैक्चरिंग हो वो देश के अंदर ही हो और इंपोर्ट पर से निर्भरता कम की जाए। इस दिशा में इक्विपमेंट्स और हथियारों की 3 पॉजिटिव लिस्ट जो है वो भी जारी कर दिया गया है और इस बात के प्रयास किए जा रहे हैं कि जो इंडियन मैन्युफैक्चरर्स हैं या फिर मैन्युफैक्चरिंग देश के अंदर ही हो। इस दिशा में एक और कदम जो है वो उठाया गया है। जो सूत्रों के हवाले से जानकारी हमें मिल रही है उसके हिसाब से कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने तेजस मार्क 2 फाइटर एयरक्राफ्ट की मैन्युफैक्चरिंग को मंजूरी दे दी है। HAL तेजस मार्क 2 की मैन्युफैक्चरिंग करेगा और इस प्रोजेक्ट पे करीब 10,000 करोड़ रुपए की लागत आएगी, जिसको कि सरकार ने मंजूरी दे दी है। जो जानकारी मिल रही है उसके हिसाब से तेजस मार्क 2 जो है वो मिराज 200, जगुआर और मिग 29 सीरीज के जो एयरक्राफ्ट है उसको रिप्लेस करेगा और इस बात की कोशिश की जा रही है कि अत्याधुनिक जो फाइटर एयरक्राफ्ट्स है उसकी भी मैन्युफैक्चरिंग देश के अंदर हो और उस दिशा में ये काफ़ी अहम कदम उठाया गया है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया प्रकाश जी सारी जानकारी देने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं और आरबीआई से जुड़ी ईटी नाउ स्वदेश की एक्सक्लूसिव खबर आपको बताते हैं। रिजर्व बैंक फर्स्ट लॉस डिफॉल्ट गारंटी लोन से जुड़े ग्रे एरिया को रेगुलेट करने पर काम कर रहा है। क्या है इसके मायने और ज्यादा डिटेल्स के लिए चलते हैं हमारे सहयोगी अनुराग जोशी के पास। अनुराग बताइए। हमारे सूत्रों के मुताबिक लेंडिंग से जुड़े कुछ ग्रे एरियाज हैं, उनमें सुधार के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कुछ कदम उठाने वाला है। जिस पहलू पे वो कदम उठाने वाला है वो है फर्स्ट लॉस डिफ़ॉल्ट गारंटी, जिसे आसान भाषा में FLDG कहा जाता है। सूत्रों के अनुसार आरबीआई FLDG गाइडलाइंस लाना चाहता है जिसके तहत वो बैंक्स और फाइनेंस कंपनीज जो इस तरह की लोन्स देती हैं उन पे एक रेगुलेटरी ओवरसाइट बनाया जा सकता है। आपको बता दें कि FLDG होता क्या है। FLDG के ज़रिए एक बिज़नेस बैंक या फाइनेंस कंपनियों को ये गारंटी देता है कि कस्टमर ने अगर कोई लोन डिफ़ॉल्ट कर दिया तो उसकी भरपाई वो खुद करेंगे। FLDG का प्रयोग देश के कुछ एडटेक कंपनियों ने किया है जिसमें बायजूस भी शामिल है। सूत्रों के मुताबिक आरबीआई इस अनरेगुलेटेड प्रथा से कंफर्टेबल नहीं है और इसलिए ये गाइडलाइंस लाना चाहता है। और स्टील, सीमेंट और एल्युमिनियम सेक्टर को सरकार से बड़ी राहत मिल सकती है। सूत्रों के मुताबिक इन सेक्टर्स के लिए इस महीने से कोयला की सप्लाई बढ़ाई जा सकती है। इस पर ज्यादा डिटेल्स के लिए हमारे साथ प्रकाश बने हुए हैं। प्रकाश बताइए। देखिए, नॉन पावर सेक्टर्स के लिए अच्छी खबर है। सूत्रों के हवाले से जो जानकारी हमें मिल रही है उसके हिसाब से सरकार नॉन पावर सेक्टर्स जिसमें सीमेंट, एल्युमिनियम, स्टील, आयरन जैसे सेक्टर्स शामिल हैं उन्हें कोल सप्लाई में बढ़ोतरी करने पर विचार कर रही है। सूत्र हमें बता रहे हैं कि सितंबर महीने के अंत से या अक्टूबर की शुरुआत से नॉन पावर सेक्टर्स को कोल सप्लाई में बढ़ोतरी की जा सकती है। सूत्रों की माने तो रोजाना आधार पर नॉन पावर सेक्टर्स को कोल सप्लाई बढ़ाकर 3 लाख टन जो है वो किया जा सकता है। कोयला मंत्रालय अभी थर्मल पावर प्लांट्स के पास कोयले का जो स्टॉक है उसकी समीक्षा कर रहा है और मंत्रालय का ये मानना है कि सितंबर महीने से स्टॉक लेवल में और बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है, जो कि इस वक्त करीब 28 मिलियन टन है। मंत्रालय का ये भी मानना है कि मानसून के जाने से और साथ ही साथ प्रोडक्शन में तेज़ी आने से, इवैक्यूएशन में तेज़ी आने से सितंबर महीने के मध्य से कोल स्टॉक लेवल में और बढ़ोतरी देखने को मिलेगी और जो अभी फ्लक्चुएशन है जिसमें कि कभी स्टॉक लेवल में बढ़ोतरी हो जा रही है, कभी कमी आ जा रही है, उसमें अस्थायित्व देखने को मिलेगा और लगातार इसमें बढ़ोतरी देखने को मिलेगी और उसके बाद नॉन पावर सेक्टर्स को सप्लाई में बढ़ोतरी किया जा सकता है। सूत्र में भी बता रहे हैं कि जल्द ही कोल इंडिया और उसकी सब्सिडरी को इस बात के निर्देश दिए जाएंगे कि वो नॉन पावर सेक्टर्स के लिए फ्यूल सप्लाई एग्रीमेंट के हिसाब से ई ऑक्शन करे। साथ ही साथ ऊर्जा मंत्रालय और कोयला मंत्रालय मिलकर इस बात का भी असेसमेंट कर रहे हैं कि सितंबर महीने में बिजली की डिमांड कैसी रह सकती है। इसमें कुछ बढ़ोतरी होगी इस बात का अनुमान है, लेकिन उसके बावजूद भी कोल स्टॉक लेवल में इतनी बढ़ोतरी हो जाएगी कि फिर नॉन पावर सेक्टर्स को सप्लाई में कोई दिक्कतें नहीं आएगी। तो जाहिर तौर पे अगले महीने से नॉन पावर सेक्टर्स को बड़ी राहत मिल सकती है। और राइट, बहुत शुक्रिया अनुराग ये सारी जानकारी देने के लिए। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे हम, लेकिन आप बने रहिए, खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा।